आज मैं रेनबो पार्ट टू जो बिहार बोर्ड 12th की बुक है उसकी लेसन 10 नरेट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी यह स्टोरी है और इसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, जिसको कि पर्ल एस बक ने लिखी है। इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आए मतलब भारत को एक ट्रेवलर जो घूमने वाले लोग होते हैं, विजिट करने वाले लोग होते हैं, लोग देशों से यात्री आते हैं, तो यात्री के नज़रिए से भारत को कैसे देखा जाता है उसके बारे में कुछ बताया गया है, जिसको पर्स ने कैसे देखा अपनी आंखों से, कैसा महसूस किया। पर्ल्स एस बक, ये इनका नाम है जो जिन्होंने लिखा है इसको, जिनका जन्म और मृत्यु का जो कार्यकाल रहा है वो 1892 से 1973 के बीच का रहा है। अमेरिकन बाय बर्थ, जन्म तो इन्होंने अमेरिका में लिया। वाज रियर्ड इन चाइना बाय हर मिशनरी पेरेंट, जन्म तो चाइना में लिया लेकिन इनको पाला पोसा बड़ा किया गया चाइना में उनके माता पिता के द्वारा। ठीक है, जो उनके मिशनरी माता पिता थे उनके द्वारा। शी taught in a Chinese university, वह चाइना के विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। She is known for her traveler and memoirs, right? उनको, ठीक है, वह अपने यात्रा वृतांत और संस्मरण के लिए जानी जाती थी। She wrote personal accounts of her visits to different countries in simple, lucid and effortless English, right? उन्होंने सिंपल, आकर्षक और सरल अंग्रेजी में विभिन्न देशों की अपनी व्यक्तिगत यात्राओं के बारे में लिखा है। जहाँ जहाँ घूमा उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से इजी इंग्लिश में इन्होंने उसको विस्तृत किया है। शी ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, और उन्होंने 1938 में उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। ठीक है, किसके लिए? साहित्य में, लिटरेचर में। नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स आर, उनकी जो मेन रचनाएं हैं, जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं वो है द गॉड्स अर्थ, जो 1931 में लिखा, नोवेल ऑन चाइना, एंड कम माई बिलव्ड विथ इंडियन एज ए बैकग्राउंड, भारत को एज ए बैकग्राउंड में रखते उन्होंने लिखा था कम माई बिलव्ड। द प्रेजेंट पीस, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में लिखा है, द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं लेसन, ये जो लेसन लिया गया है इनकी एक बुक से लिया गया, जिस बुक का नाम है माई सेवरल वर्क्स, उसका एक टुकड़ा, यानी उसी से इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट मतलब उसी से इस कहानी को लिखा गया है, उसी कहानी से। विच इज पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो कि उनकी जीवन का एक व्यक्तिगत अभिलेख है, रिकॉर्ड है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडिया विलेजेस। ठीक है, यह भारतीय, ठीक है, गांवों में रहने वालों, यह भारतीय गांवों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। फर्स्ट, India had always been part of the background of my life, but I had never seen it whole and for myself until now. भारत हमेशा मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक अंग रहा, लेकिन मैंने स्वयं इसे पूरी तरह अभी तक नहीं देख पाया और नहीं देखा था। 8. The story that our Indian family doctors and
his wife told me when I was child had woven themselves into my growing dreams. Right. हालांकि मेरे पारिवारिक भारतीय डॉक्टर और उनकी पत्नी ने जो कुछ भी उसके बारे में मुझे कहानियां सुनाए थे, उसी के आधार पर मेरे अंदर सपने बुनते रहे। And I had long read everything that I could find about that country, right? और उसके बारे में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाया मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा। From my father I had learned of it through Buddhism and the life history of the Lord Buddha। अपने पिता के द्वारा गौतम बुद्ध धर्म एवं बुद्ध के जीवन इतिहास से भी बहुत कुछ सीखा। The very word color reminds me of the variety of hue that is that is India life as various as our own American human scene, right? रंग शब्द ने भारतीय जीवन शैली की विभिन्नताओं की याद मुझे दिलाए, जैसे कि हमारे अमेरिका के जीवन संदर्भ में भी वर्तमान था। In Kashmir, where the white barbarian invaders from Europe long ago penetrated India, the people are often fair। कश्मीर में जहां बहुत पहले यूरोपियन बर्बर लोगों ने चढ़ाई कर भारत को आहत किया था, लोग प्रायः सुंदर हैं। Auburn haired blue eyed women are beauties there, right? सजे बाल नीली आंखों वाली औरतें वहां के सौंदर्य के प्रतीक हैं। A young Indian friend of mine had recently married a Kashmiri man who, through his hair is dark, has eyes of a clear green। मेरी एक भारतीय सहेली ने कुछ दिन पूर्व एक कश्मीरी आदमी से शादी की है जिसके बाल यद्यपि काले हैं लेकिन आंखें बिल्कुल नीली। The skin color of the Kashmiri is a lovely cream and the features are as classic as the Greek। कश्मीरी लोगों की त्वचा के रंग आकर्षक क्रीमी और शारीरिक रचना बिल्कुल ग्रीक वासियों की तरह सुंदर है। But all the people of India must be reckoned as belonging to the Caucasian race, whatever the color of the skin is in the south, though it be as black as any Africans। लेकिन सभी भारतीयों की गणना कॉकेशियन प्रजाति के आधार पर की जा सकती है। दक्षिण भारतीयों का रंग अफ्रीकी की तरह बिल्कुल काला है। And India has an amazing way of appearing unexpectedly in other life, as for example, today in the life of South Africa, the Indian make a third group between the South Africans and the black and white। लेकिन भारतीयों की उपस्थिति अन्य जीवों के बीच बहुत ही अप्रत्याशित है, आश्चर्यजनक है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो एक तीसरी मोर्चा बनाते हैं गोरे और कालों की।
For that matter, there was our Indian family doctor. And why should there have been an Indian doctor in a Chinese fort to tend an American family, right? उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा भारतीय डॉक्टर, और क्यों एक भारतीय डॉक्टर चीन में और वह भी एक अमेरिकन परिवार में? And rumors of Indian persist, for they are a memorable people, dramatic and passionate, and finding dramatic lives. भारतीयों के विषय में एक अफवाह है, वे स्मरणीय, नाटकीय, कामी और नाटकीय जीवन की तलाश में करने वाले. You see how Indian has a way of permitting human life. आप देखें कैसे भारत के मानव जीवन को एक राह दिया है, कैसे भारत ने मानव जीवन को एक राह दिया है. And consider how India has managed merely by maintaining her independence, and yes, by producing superior individuals to influence the world in these few short years of freedom. They have put to good use the benefits the English gave and left, the knowledge of the West, the pure and exquisitely enunciated English tongue of men and women educated on both sides of the globe, राइट. और विचार करें कि भारत कि कैसे भारत ने अपनी व्यवस्था किया है मात्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखकर, और हाँ, महान लोगों को पैदा करके. इन चंद दिनों की स्वतंत्रता के दौरान पूरी दुनिया को प्रभावित करके जो भी अंग्रेज छोड़ गए, उनका उसका इसने बेहतर उपयोग किया, और पश्चिम का ज्ञान स्त्री और पुरुष की शुद्ध एवं सुचारित अंग्रेजी, जिसका ज्ञान उन्होंने यहाँ और बाहर जाकर दोनों ही भूमियों पर अध्ययन करके अर्जित किया है. Witness Nehru and with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be the president of the General Assembly of the United Nations, a woman of India, and the man in charge of the prisoner exchange in Korea and Indian general who owned trust from all. इसके गवाह नेहरू और उनके अन्य सभी लोग जो यह सीखे कि कैसे शासन चलाएं, और वह प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी, भारतीय. फिर भारत और कोरिया के बीच कैदी की अदला बदली का इंचार्ज एक भारतीय जनरल, जिसने सबों का विश्वास जीता. Even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India, and this confidence, founded in unyielding idealism, permeates our world life. Right? यहाँ तक कि अपनी धरती पर
और बाहर किसी यातनाओं ने भी नए भारत के आत्मविश्वास को नहीं डिगा पाया है। और यह अविजित आदर्श हमारी पूरी दुनिया को एक सीख देता है। What did I go to India to see? मैं भारत में क्या देखने गई? Not the Taj Mahal, although I did see it and by moonlight. ठीक है, ताजमहल नहीं, यदि मैंने उसे चांदनी में देखा। Not फतेहपुरी सिकरी, although I did see it। ठीक है, फतेहपुर सिकरी नहीं, हालांकि मैंने इसे देखा। And not the glory of empire in New Delhi, although I did see them। और नहीं भारतीय साम्राज्य का गौरव, हालांकि मैंने उन्हें देखा। I went to India to see and listen to two groups of people, the young intellectual in the city and the peasants in the villages। मैं भारत में उन दो समूहों को देखने और सुनने गई थी, युवा बुद्धिजीवी जो शहरों में थे और ग्रामीण कृषक जो गांवों में थे। These I met in little rooms in the city, in the little houses in the villages, and I heard their plans for freedom। इनमें इनसे मैं शहरों के छोटे कमरे और गांवों के छोटे घरों में मिली, और मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उनकी योजनाएं सुनी। Already the intellectuals believed that another world war was inevitable। पहले से ही बुद्धिजीवियों को यह विश्वास था कि दूसरा विश्व युद्ध अवश्य भावी है, मतलब होकर ही रहेगा। They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of England। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के वादा खिलाफी का उन्हें कटु अभाव था। The England they declared had no real purpose to restore India to the people। उससे वे निराश थे। उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को उनकी सत्ता वापस करना नहीं था। I could believe it, fresh as I was from China, where the period of people's Tulang seemed endless and self-government further off every year। मैं उस बात का विश्वास कर सकती थी क्योंकि मैं चीन से थी और अस्पष्ट थी। अस्पष्ट थी, राइट, जहां लोगों को भरोसा देना अंतहीन कहानी थी और स्व शासन की बात वर्ष दर वर्ष बतलाती थी। When you are ready for independence, conquerors, conquerors have always said to their subject, etc. Right? जब आप शासन करने योग्य हो जाएं, विजयी लोगों ने
When you are ready for independence, conquerors have always said to their subject, etc. But who is to decide when that moment comes, and how can people learn to govern themselves except by doing it? जब आप शासन करने योग्य हो जाएं, विजयी लोगों ने अपनी जनता से सदैव यही कहता था। राइट। लेकिन कौन इसका निर्णय करेगा कि कब वह समय आएगा, और शासन करना कैसे जानेंगे जब तक स्वयं वे करेंगे नहीं? So the intellectual in India were restless and embittered, and I sat through hours watching their flashing dark eye and hearing the endless flow of languages, the purest English, into which they poured their feeling। इसलिए भारत में बुद्धिजीवी बड़े बेचैन एवं रोष में थे। मैं घंटों उनके बीच बैठी उनकी चमकती काली आंखें एवं उनकी धारा प्रवाह भाषा सीखती रही, जानती रही, विशुद्ध अंग्रेजी जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा यानी अनुभूति को घोल दिया था। The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and compel her by this complication to set her free। तब की यह प्लान थी, योजना थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ेगा, भारत तुरंत इंग्लैंड के विरुद्ध आंदोलन छेड़ेगा और उसे विवश करेगा, बहुत सी परेशानियां पैदा करके स्वतंत्रता देने के लिए। They would not be forced, as they declared they had been in the First World War, to fight at England command। वे दबाव के अंदर नहीं आएंगे। उन्होंने घोषित किया कि जैसा प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, वे इंग्लैंड के निर्देश पर लड़े थे। And then I asked, और तब मैंने पूछा, and then young India said proudly, we will ourselves decide whether we wish to fight at England's side or against her। राइट। और तब युवा भारत ने बड़े गर्व से कहा, हम लोग अपने आप ही निर्णय करेंगे कि हम इंग्लैंड के तरफ से लड़ेंगे या उसके विरुद्ध। What they did reckon on when the time came was the savagery of Nazims and the aggregations of Japan in Asia। जो उन्होंने नहीं किया, जब समय आया तब नाजीवाद की बर्बरता और एशिया में जापान की उग्रता थी। When they perceived that they must choose between the Axis and the English, they chose the English, aware them spite of many injustices, they were choosing between barbarism and civilization। जब उन्होंने यह चुनने का अवसर आया जब उन्हें यह चुनने का अवसर आया कि वे धुरी को चुने या इंग्लैंड को, उन्होंने इंग्लैंड को चुना, यह जानते हुए कि उन्होंने बहुत से अन्याय किए हैं। उन्हें बर्बरता और सभ्यता के बीच चुनाव करना था। They postponed their plans for freedom। Gandhi, meanwhile, doing his work within his own country until they were was over, until the war was over,
and by them the wisest minds in England, understanding the new world, returned India to her people in spite of opposition from Englishmen and others who did not have suffered sufficient understanding of Asia to know what wisdom was. राइट, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस बीच जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया, गांधी अपने देश के अंदर ही कार्य करते रहे और उस समय तक इंग्लैंड के बुद्धिमान लोग नई दुनिया को समझते हुए भारत को उनके लोगों को वापस कर दिया। इसके बावजूद ही बहुत से अंग्रेज और अन्य इसका विरोध करते रहे, जिनके पास एशिया की पूरी समझ नहीं थी और क्या बुद्धिमानी है नहीं समझते थे। Not even Churchill prophecy of bloodbath, partially fulfilled at that, could prevent the inevitable। यहाँ तक कि चर्चिल की रक्तपात की भविष्यवाणी कुछ अंश तक प्रभाव डाला, इस कार्य को नहीं रोक पाया। India had waited as long as she could, and peasants and intellectuals were on the same side in the old inevitable combination। भारत ने उतने समय तक प्रतीक्षा किया था जितना वह कर सकता था, और कृषक यानी कि किसान और बुद्धिजीवी एक साथ एक मंच पर थे। It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasant and intellectual must be on to work together for their country। His hold was equally strong upon both, and so he achieved his end without war। वह गांधी की शक्ति थी जिसने दोनों वर्गों को एक साथ बांध रखा था, क्योंकि उनका प्रभाव दोनों ही वर्गों पर समान एवं मजबूत था। इस तरह उन्होंने बगैर युद्ध के अपना लक्ष्य पा लिया। Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom। शायद हम अमेरिकन अभी भी उस महान सीख को नहीं समझ सके हैं जो भारत ने अपनी आजादी हासिल करने के क्रम में दुनिया को दिया। Beside her mighty triumph of a bloodless revolution, our war of independence shrinks in size and concept। उनके रक्तहीन आंदोलन के शक्तिशाली अस्त्र के सामने हमारा स्वतंत्रता संग्राम विचार और आकार दोनों में ही छोटा है। India has taught humanity a lesson, and it is to our peril if we do not learn it। भारत ने मानव को एक सीख दिया है, और यह हमारा दुर्भाग्य है यदि हम इससे कुछ भी नहीं सीखते हैं। The lesson that war and killing achieve nothing but loss, and that a noble end is assured only if the means to attain it are of a peace with it and also noble। वह सीख है, युद्ध और हत्या कोई उपलब्धि नहीं दे सकते, और इस पवित्र उद्देश्य को यदि हम पाना चाहते हैं तो हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। The real indictment against
against colonialism, however, was to be found in the villages of India. उपनिवेशवाद का अब वास्तविक प्रभाव भारतीय गांवों में देखने को मिलता था। There was rot at the top through in the thousands of young intellectuals trained in English school for jobs that did not exist except in the limited civil service. बेकारी चरम पर था। हजारों युवा बुद्धिजीवी और जो अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, कुछ जो सिविल सर्विसेज में थे, उन्हें छोड़कर सभी बेरोजगार थे। The towns and cities were frothing with unhappy young men, cultured and well educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure for empire to create them. शहर और नगर ऐसे दुखी युवा व्यक्तियों से बुलबुले की तरह भरे थे। वे सभी शिक्षित एवं संस्कृत थे। वे नौकरी पा नहीं सकते थे और पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं के कारण कुछ नया नहीं कर सकते थे। But the real proof of evil, I say again, was in the miserable villages. लेकिन मैं पुनः कहूंगी कि वास्तविक बुराई का प्रमाण गरीब गांवों में था। I thought I had seen poverty enough in China, yet when I saw the Indian villages, I knew that the Chinese peasant was rich in comparison. मैंने सोचा कि गरीबी मैंने चीन में ही देखा था, लेकिन जब मैंने भारतीय गांवों को देखा तो जाना कि चीनी किसान भारतीय के तुलना रूप में धनी थे। Only the Russian peasant I had seen years before could compare with the Indian villagers, although then Russian was a very different creature and inferior in many ways. केवल रूसी किसान जिन्हें मैंने वर्षों पहले देखा था की तुलना भारतीय किसानों से की जा सकती थी, जबकि रूसी बड़े विचित्र जीव थे और बहुत सारे मामलों में निम्नतर थे। For the Indian peasant was like the Chinese in being a person innately civilized, लेकिन भारतीय किसान चीनियों की तरह सभ्य लोग थे। The maturing culture of an organized human family life and profound philosophical religion had shaped his mind and soul, even though he could not read and write. विकसित संस्कृति और संगठित पारिवारिक जीवन और गहरे दार्शनिक एवं धार्मिक तथ्यों ने उनके मन एवं आत्मा को रचा था, यद्यपि वे लिख और पढ़ नहीं सकते थे। And the little children of Indian villages, how they tore at my heart, thin, big bellied, and all with huge sad dark eyes. और बच्चे भारत के गांवों के छोटे छोटे बच्चे किस तरह से उन्होंने अपने हृदय को बेध दिया था, पतले बड़े पेट और सबों की बड़ी एवं काली आंखें। I wondered that any Englishman
could look at them and not accuse himself. मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी अंग्रेज उन्हें देख सकता था और अपने को अपराधी मान सकता था। 300 years of English occupation and rule, and could there be children like this? 300 वर्ष का अंग्रेजों का व्यवसाय और हुकूमत और बच्चों की ऐसी दुर्दशा। यस, and millions of them, and the final indictment surely was that the life spent in India was only 27 years। हाँ, और उनमें से लाखों, और अंतिम अभियोग निश्चित रूप से यह था कि भारत के लोगों की औसत उम्र 27 वर्ष थी। 27 years, 27 वर्ष। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं। Then that life was has turned, तब जब जीवन बहुत जल्द खत्म होने वाला था। That a man married very young so that there could be children, right? एक आदमी की शादी बहुत कम उम्र में की जाती थी ताकि बच्चे हो सके। As many as possible, right? अधिक से अधिक। Before he died, उसके मरने से पहले। I loved England, I loved England, remembering all the happy journey there, but in India I saw an England I did not know। मैं इंग्लैंड से प्रेम करती थी, वहां की यात्रा जितनी बार किया सुखद रहा, लेकिन भारत में मैंने इस इंग्लैंड को देखा जिसे मैं नहीं जानती थी। And I was forced to see that if the English in many ways the finest people on earth, people who blazed the way for all of us to achieve the right of men to rule themselves, if colonialism could so corrupt even these, then indeed none of us could dare become the rulers of empires। और मैंने यह देखने को मजबूर हो गई कि यदि अंग्रेज बहुत मायने में धरती पर सर्वोत्तम लोग हैं, वे लोग जिन्होंने हम सभी को सिखलाया, एक रास्ता दिखलाया, आदमी को अधिकार प्राप्त करने का रास्ता, ताकि वह अपने ऊपर स्वयं शासन करे। यदि उपनिवेशवाद इतना बुरा हो सकता है, तो हम में से कोई किसी साम्राज्य का शासन बनने का साहस नहीं करेगा। ओके, हम एक नंबर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फर्स्ट का है ट्रू, फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का भी ट्रू है, थर्ड का भी ट्रू है, फोर्थ का भी ट्रू है, फिफ्थ का फॉल्स है, सिक्स्थ का ट्रू है, सेवेंथ का फॉल्स है, एट का ट्रूथ है, नाइन्थ का ट्रूथ है, it seemed to me as I lived with Indian friends
new and old, that all the ills of India could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit the people rather than to live upon them, right? मुझे ऐसा लगा कि मैं नए और पुराने भारतीय मित्रों के साथ रही भारत में व्याप्त बुराइयों का निदान आसानी से हो सकता था यदि कोई ऐसी सरकार होती जिसका पहला उद्देश्य भारतीय का कल्याण होता इसकी बजाय कि वह खुद अपने निर्वाह के लिए उन पर आधारित हो जाए। The desert dry country, for example, the fruitless land between Bombay and Madras was already famished, although it was only February and the sun hot enough to fertilize any seeds. Had there been water, रेतीला और सूखा प्रदेश उदाहरण के लिए मुंबई और मद्रास के बीच की बेकार भूमि मात्र फरवरी को छोड़कर सदैव सूखी रहती थी और धूप की गर्मी इतनी कि कोई बीज उग न सके यदि पानी होता। एंड why was there no water, right? वहां पानी क्यों नहीं था? Why not sing a Tertian well or even dig shallow well since I was told the water level was high. वहाँ आर्टिजिन कुएं अथवा कम गहरे कुएं ही क्यों नहीं बनाए गए क्योंकि मुझसे कहा गया कि पानी का तल बहुत ऊंचा था। But the enervated and exhausted people had not the strength to take such initiative after the year of colonialism। लेकिन टूटे एवं हारे लोगों में वर्षों की उपनिवेशवाद के कारण अब कोई बल नहीं रह गया था। It was more than that, उससे भी अधिक था सबसे बुरा परिणाम, the worst result, right? Perhaps of the uh, colonial system was to provide the subject people with an infinite excuse against work and so against helping themselves। You are responsible for me, right? शायद उपनिवेशवाद की पद्धति जिसमें जनता के साथ काम के प्रति बहुत से बहाने ऐसे ही उनको मदद देने के विरुद्ध था। तुम मेरे प्रति जिम्मेवार हो is always the sullen attitude of the subject to the ruler। you have undertaken to feed me and clothe me and govern me। हमेशा जनता का यह आरोप और अभियोग शासक के प्रति रहता था। मेरे भोजन वस्त्र और शासन का भार आपने लिया है। If I die, it is your fault। यदि मैं मरता हूं तो यह आपकी गलती है। There were always the British to blame। हमेशा अंग्रेजों को दोष दिया जाता था। And certainly the blame was not always just। Yet essentially perhaps it was, for when the heart of a people is gone, their spirit dies with it। और निश्चित रूप से दोष हमेशा सही नहीं होता था, लेकिन वैसा होना स्वाभाविक था
क्योंकि यदि आदमी का हृदय टूट चुका हो तो उसके साथ आत्मा भी मर जाती है। Looking back, I find that among the many impressions of the people of India observed while I lived among them, and still clear in my mind is their reverence for great men and women. पीछे देखने पर भारतीय लोगों के बहुत से प्रभावी प्रभावों के बीच जो उनके बीच रहकर मैंने महसूस किया था और अभी तक मेरे मन में स्पष्ट है, वह था बड़े स्त्री और पुरुषों के प्रति उनका सम्मान। Leadership in India can only be continued by those whom the followers consider to be good. भारत में उसी व्यक्ति का नेतृत्व चल सकता था जिसे जनता अच्छी समझती थी। That is, capable for renunciation, therefore not self-seeking, यथा त्याग के लिए सदैव तत्पर, अर्थात स्वयं संग्रह करने वाला नहीं। This one quality for them contain all other. इनके इस एक गुण में अन्य सभी गुण निहित थे। A person able to renounce personal benefit for the sake of an idealistic and is by that very fact also honest, also high minded, therefore also trustworthy। वह व्यक्ति जो आदर्श के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तत्पर रहता था, स्वाभाविक तौर पर ईमानदार भी होता था और उच्च मानसिकता वालों में सबों का विश्वास रहता था। I felt that the people, even those who know themselves venal and full of adults, searched for such person। मैंने महसूस किया कि यहाँ तक जो स्वयं अच्छे आचरण के नहीं थे, वे भी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते थे। The devotion given nationality to Gandhi and finally even internationally will well known, but I found the same homage paid to local person who in their measure were also leader because of their selflessness। गांधी के प्रति राष्ट्र स्तर पर आस्था एवं बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वविदित है, लेकिन मैंने पाया कि क्षेत्रीय स्तर पर भी उन लोगों के प्रति जनता का वही सम्मान था जो लोग अपनी त्याग की भावना से नेतृत्व कर रहे थे। Thus, I remember the certain Indian village where I had been invited to visit in the home of a family of some modern education, though not much, and some mean, though not well। इस तरह मुझे याद आती है कुछ भारतीय गांवों की जहां मुझे आमंत्रित किया गया था, वैसे परिवारों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए थे, यद्यपि अधिक नहीं, कुछ साधन, लेकिन धनी नहीं। The house was mud walled and the roof was made of thatch। घर मिट्टी के थे जिन पर छप्पर पुआल का था। अंदर अनेक कोठरियां थी, साथ ही फर्श समतल, चिकने और सामान्य। Inside were several rooms, however, the floors smooth and polished, with the usual mixture of cow dung water, right, गाय के गोबरों और पानी से लिपा हुआ था। The active master of the house was not the head of the family, but
A younger brother. घर का क्रियाशील व्यक्ति परिवार का मुखिया नहीं था, बल्कि छोटा भाई था। This I discovered when I arrived, for before we entered the house, my host led me to a curious sort of cage, standing well above the ground on four posts. यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैं वहां पहुंची, क्योंकि घर में प्रवेश करने के पहले मेरा स्वागतकर्ता मुझे एक विचित्र ढंग के पिंजरानुमा घेरा के पास ले गया, जो सतह से ऊपर चार खंभों पर बना था। Inside the cage, made of wire netting, पिंजरे के अंदर जो तार से बुनकर बनाया गया था, I saw to my amazement an aging man lying on his back, his head supported by a pillow. एक व्यक्ति पीठ के बल लेटा था, जिसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसका सिर एक तकिया पर टिका था। My eldest brother, my host explained, he has had a stroke of paralysis, and though we beg him to live in the house, he chooses to live out here so that he may be ready to listen to the villagers when they come to him. उनको मेरे सबसे बड़े भाई, मेरे मेजबान ने कहा, इनको लकवा का आक्रमण हुआ है। हम इन्हें घर के अंदर रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बाहर रहना पसंद करते हैं, ताकि इनसे मिलने आने वालों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। My host spoke fair English, but the elder brother spoke none, and we could only exchange greetings and look at each other with friendliness. Right? मेरा मेजबान अच्छी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन बड़े भाई बिल्कुल नहीं बोलते, और हम एक दूसरे से अभिवादन और विचार का आदान प्रदान एक दूसरे को मित्रवत समझकर ही किया। What I saw was intelligent, thin, thin, sharpened face whose eyes were at once wise and piercing. जो कुछ मैंने देखा वह एक दुबला, दर्द भरा चेहरा और जिसकी आंखें तीक्ष्ण एवं बुद्धि युक्त थी। The body was quite helpless, but it was scrupulously clean, and the cotton garments were snow white. शरीर बिल्कुल असहाय लेकिन साफ सुथरा और सफेद सूती वस्त्र में लिपटा। We exchanged a few remarks, and then a group of villagers approached, not to see me but to talk with the elder brother, and so my host led me into the house to meet his young wife and children. हमने कुछ संकेतिक आदान प्रदान किया, तभी ग्रामीणों का एक समूह पहुंचा, मुझे देखने नहीं बल्कि बड़े भाई से मिलने, और मेरे मेजबान ने मुझे अपनी युवा पत्नी और बच्चों से मिलवाने के लिए घर के अंदर ले गया। All during my stay, I watched that cage, and seldom indeed did I see it except surrounded by people, and never as long as daylight lasted without at least one man squatting, not the ground, talking earnestly, and them listening. Right. जितनी देर मैं वहां रही, उस पिंजरे की तरह देखती रही, और प्रायः मैंने उसे लोगों से घिरा हुआ पाया।
तभी कभी खाली नहीं जब तक दिन का रोशनी रही. My host said my brother had always been our wife man. Now he is our son. कम से कम एक पास नीचे बैठा, कुछ बातचीत करता या ध्यान से सुनता रहा. मेजबान ने कहा, मेरे भाई हमेशा हमारे लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति रहे हैं. अब वे हमारे संत हैं. My host, I observed, had his own place too in the village life. For twice while we were sitting our luncheon that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout apparently from a neighbor. When he came back, he made the same explanation. मेरा मेजबान, मैंने महसूस किया, खुद ही ग्रामीण जीवन में अपना एक स्थान रखता था. जब हम खाने के लिए बैठे थे, इस बीच दो बार उस दिन वह अपने घर के कोने से उठा और बाहर गया, एक शोर का जवाब देने. आवाज एक पड़ोसी की थी. जब वो वापस आया तो उसका वर्णन किया. I was called to kill a dangerous snake. मुझे खतरनाक सर्प को मारने के लिए बुलाया गया था. The luncheon was plain, country fare, lentils, rice, spinach, boiled very much, condiments. दिन का भोजन सामान्य ढंग से बनाया गया था. मसूर का दाल, चावल और पालक का साग बहुत पकाया हुआ और मसालेदार. Before we ate, an old cousin brought in a brass ewer of water and a clean homespun towel for us to cleanse our hand with, and necessary preliminary to eating with the fingers. खाने से पहले एक बड़ी बहन एक पीतल के बर्तन में पानी और एक घरेलू गमछा लेकर आई, हमारे हाथों को धोने और साफ करने के लिए. ईटिंग विथ द फिंगर, अंगुलियों के सहारे खाने के लिए. ऐसा करना आवश्यक था. Chopsticks I had used all my life and preferred them to knife and fork, but after I had got used to eating with my right hand, I liked it as well. मैंने पूरा जीवन कांटे छुरी का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में मैंने अपने दाहिने हाथ का प्रयोग खाने के लिए किया था. मैंने उसे पसंद किया. After all, what is to clean as one's own right hand washed? आखिरकार किसी के साथ दाहिनी हाथ से ज्यादा साफ कौन सी चीज है. And from babyhood, the India children are taught that the right hand is for clean services such as eating, and the left hand may perform the more slowly task. बचपन में ही भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ साफ सुथरा काम करने के लिए है, जैसे कि खाना खाने, और बायां हाथ निम्न छोटे मोटे स्तर के कार्य करने के लिए. Another another cleanliness was that our food was served on fresh green bananas leaves instead of plates. दूसरी सफाई की बात थी कि हमारा भोजन ताजे हरे केले के पत्ते पर परोसा गया था, प्लेट में नहीं. Well cooked Well cooked rice piled on a broad green leaf is a pleasant sight, and
stimulates the appetite. अच्छी तरह पकाया हुआ चावल केले के पत्ते पर सजाया हुआ देखने में मनमोहक एवं भूख को बढ़ाता है. In any household where caste was observed, the food was placed on such leaves or on dishes of fresh pottery broken after we had finished with them. किसी भी परिवार में जहाँ जाति मानी जाती है वहाँ भोजन पत्ता पर या नए बने बर्तन में दिया जाता है जिसे खाने के बाद तोड़ दिया जाता है. My host fulfilled the requirements of his caste by eating in the opposite corner of the room and sitting on the floor with his back to us. मेरे मेजबान ने अपनी बिरादरी का रस्म निभाते हुए घर के कोने में जमीन पर बैठकर भोजन किया. उसकी पीठ हमारे तरफ थी. By now I had learned to overcome my first feeling about a distance such as this. जो मैंने पहले समझा था उसका निवारण बाद में हुआ था क्योंकि वह मात्र एक धार्मिक परंपरा का निर्वाह था. It was simply a private devotional to a religious feeling and not in hospitality. Right. उसका निवारण बाद में हुआ था क्योंकि वह मात्र एक धार्मिक परंपरा का निर्वाह था न कि अतिथि की अवहेलना. Religion is ever present in India life, in its best as well as in its worst aspects. For there, as elsewhere, fanaticism reaches into evil. अपने अच्छे या बुरे स्वरूप में भारतीय जीवन में धर्म सदा ही वर्तमान रहा है. दूसरी जगहों की तरह ही धार्मिक उन्माद का अंत बुराई होता है. I liked the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave in one's religion moved the soul. मैंने धार्मिकता को समान स्तर पर लेना पसंद किया जिसकी आत्मा जैसे चाहे उस धर्म को स्वीकार करने की पूरी स्वतंत्रता है. Thus, in my first Indian family, an intellectual and fairly well to do one, while I sat and talked with my hostess in her living room, an Indian gentleman came in without speaking to us and moved gracefully to the far end of the room, his bare feet silent upon the floor. इस तरह अपने प्रथम भारतीय परिवार में जो एक शिक्षित एवं अच्छा साधन संपन्न था, जब मैं अपनी मेजबान महिला से बैठकर बातचीत कर रही थी, एक भारतीय भद्र पुरुष बगैर हमसे कुछ बोले अंदर आए और विनीत भाव से दूर कोठरी के अंत में गए. उनके नंगे पैर फर्श पर ध्वनि रहित थी. There he knelt, his head bowed, and so remained for perhaps a quarter of an hour. वहां वे अपना सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ गए और शायद लगभग 15 मिनट वैसे ही बैठे रहे. When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely house. जब मैंने आश्चर्य से उधर देखा तो मेरी मेजबान महिला ने संयत स्वर में कहा, "It is my husband's eldest brother." यह मेरे पति के सबसे बड़े भाई हैं. He comes here during the day at his prayer time, since his own home is at some distance from his place of business.
वे दिन में अपनी पूजा के समय यहाँ आते हैं क्योंकि उनका अपना घर उनकी कार-बार की जगह से दूर है। When the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later than I met him, and then it was outside of prayer hours. जब पूजा खत्म हो गई, भाई साहब पुनः बाहर चले गए और बाद में जब मैं उनसे मिली, वह पूजा के बाद घर के बाहर। My life has been too crowded with travels and many people for me to put it all within the covers of one book. However, and indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell. मेरा जीवन यात्राओं से भरा हुआ है और उनमें अनेकों लोग हैं जिन्हें किसी एक पुस्तक में बंद करना कठिन है, इसलिए मेरे सभी पुस्तक पूरे नहीं हैं वे सब कुछ कहने के लिए जो मैं कहना चाहती हूँ। Years after I felt India, I wrote come. Years after I felt India, I wrote come my beloved against its background. भारत छोड़ने के वर्षों बाद मैंने लिखा कम माई बिलव्ड उनकी पृष्ठभूमि में। A strange the Americans expect for a few have not understood the real meaning of the book, but the Indian readers understand. आश्चर्य है कुछ अमेरिकनों को छोड़कर पुस्तक के वास्तविक अर्थ को अन्य नहीं समझते हैं अन्य नहीं समझे हैं लेकिन भारतीय पाठक समझते हैं। We have not lived long enough perhaps to know universally that the price of achievement whenever the goal is an absolute. हमने अधिक दिन नहीं बिताए हैं शायद इस सार्वभौम जानकारी में उपलब्धि की कीमत और उद्देश्य जो भी हो परम सत्य है। In my book, I chose 3 Christian missionaries to prove it. For all of these people that I have never known, the missionary is in his way the most dedicated, the most single-hearted. अपनी पुस्तक में इसे साबित करने के लिए मैंने 3 मिशनरी को चुना उन सभी लोगों में जिन्होंने मैंने जाना है। He believes that God is the one, the Father of mankind, and that all men are brothers. मिशनरी अपनी तरह से सबसे अधिक समर्पित एवं एक हृदय है। वह विश्वास करता है कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। At least the Christian says he so believe and so he preaches. कम से कम ईसाई ऐसा कहते हैं और उनमें विश्वास करते हैं और प्रवचन देते हैं। Then why has the failed to change the world in spite of his sacrifice? तब अपने त्यागों के बावजूद वह दुनिया को बदलने में असफल क्यों हुए हैं? Alas, they have not been enough and he has not been willing to pay the full price for faith. वे अधिक नहीं हो सके और त्याग के लिए पूरी कीमत चुकाने को इच्छुक नहीं हुए हैं। Page only parts unable to accept utterly to full meaning of his creed. I see the same refusal there in my own country over and over again, and not only among Christians, but the people in my own country over and over again, not only among Christians, but the people of India know what it is so to be willing to pay the last full measure of. But the people of India know
what it is, so be willing to pay the last full measure of the cost of and they understand, and to them my book is not puzzlement, राइट। वे केवल एक अंश अदा किए हैं, अपनी जाति के पूरे अर्थ को स्वीकारने में असफल। यही स्वीकार की भावना मैं यहाँ भी देखती हूँ, अपने देश में बार बार, और केवल ईसाइयों में ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी जानते हैं कि क्या अच्छा रखनी है अंतिम कीमत चुकाने हेतु अपने आदर्शों की कीमत वे समझते हैं, और उनके लिए मेरी पुस्तक व्याकुलता उत्पन्न करने वाली नहीं है।